नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल विवेक चौधरी मैथ कॉन्सेप्ट में मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि वॉल्यूम वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को 2D दैट मीन्स मेंसुरेशन के कुछ फंडामेंटल हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। और उन फंडामेंटलों को सीखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 वीडियो के अंदर सिखा दिए थे। और उसके आगे क्या कॉन्सेप्ट रहे होंगे या क्या कॉन्सेप्ट हमारे काम आएंगे, उस कॉन्सेप्ट में जो लास्ट वीडियो था उसमें हम चल रहे थे ट्राइंगल के ऊपर। उसमें केवल और केवल मैंने आपको लास्ट में एक ट्राइंगल की डेफिनेशंस आपको बताई थी। और उसमें ये बताया गया था कि जो ट्राइंगल होता है दैट मीन्स त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति होती है। उसमें 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी को हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं उसको 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर बांटा गया है और एक कोणों के आधार पर बांटा गया है। अगर मैं भुजाओं के आधार पर बात करना चाहता हूं तो उसमें पहला त्रिभुज आएगा विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा आएगा समद्विबाहु, फिर समबाहु। इन सभी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा डीपली में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर इनमें केवल और केवल इनके बेसिक जो फंड हैं उनको दिमाग में आपको सेट याद रखना है। ठीक है। विषमबाहु जो त्रिभुज होता है इसका मतलब होता है, विषम का मतलब होता है अलग अलग, भाव का मतलब भुजाएं, और त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी के आधार पर हम एंगल के आधार पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसको भी त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटा जा चुका है। एक होता है समकोण त्रिभुज, इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से व्याख्या करके बताऊंगा। एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज, केवल परिभाषा बता रहा हूं। 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पूरा विस्तार से व्याख्या करता हूं। और ये समकोण त्रिभुज हमारे पूरे मेंसुरेशन के अंदर मेंसुरेशन में क्या, जो आयतन वाला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक आएगा शंकु, उसके अंदर काम आएगा। तो आज हम जो व्याख्या करने जा रहे हैं वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर जो समकोण शब्द लिखा हुआ है, इस समकोण शब्द का मार्केट में अर्थ होता है 90 डिग्री। और ये जो 90 डिग्री का जो सिस्टम होता है ये वहां पर पाया जाता है जहां पे 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जस्ट खड़ी हो, परपेंडिकुलर हो। अगर आप लोगों के सामने कोई सी भी 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और इनका जो मिलन बिंदु है, इनका जो कटान बिंदु है, वहां पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। आगे लिखा हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। मेरे पास 2 भुजा मिल चुकी है, तीसरी में इसको पैकिंग करके बनाऊंगा। ऐसा जो डायग्राम पैक करने पर पेश किया जाता है उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इस वाले पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, इसको बी और इसको सी। कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखनी पड़ेगी। समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं, एक भुजा को हम लंब बोलते हैं और एक भुजा को मैं आधार नाम डालूंगा। ये फिक्स है, हमेशा याद रखना। 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ये उसको हम कर्ण बोलेंगे। लंब और आधार इन दोनों का निर्धारण रियल तौर पे इन दोनों एंगल के आधार पर किया जाता है। लेकिन यदि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर इन दोनों कोणों के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रखा हो तो उस केस में आप लोग फ्री हो। फ्री का मतलब आप लोगों के ऊपर छूट दे रखी है,
आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हो, लेकिन मैं तो आपको ये राय दूंगा, लंब का मतलब होता है जो खड़ा हो उसको तो लंब मान लेना, जो टिका हो उसको आधार मान लेना। लेकिन किस केस में, जब इन दोनों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी हो। ये जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी का मतलब ये नहीं कि ये पूरी दुनिया में बड़ी होती है, सबसे बड़ी का मतलब है कि इन दोनों की अपेक्षा बड़ी भुजा होती है। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट काम आने वाला है वो ये पॉइंट काम आएगा कि समकोण त्रिभुज के अंदर हम ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं डाल सकते जो हमारे मन के ऊपर उठेंगी, हम उन्हीं को डाल देंगे। एक्चुअली में समकोण त्रिभुज के अंदर आप ऐसी संख्या ही यूज में ले सकते हो जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। अब विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ये पाइथागोरस क्या चीज है। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक प्रमेय है। देखो पाइथागोरस किसी भाई साहब का नाम था, उसने अपनी जबान से कुछ वाक्य निकाले थे, उसी को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पहला इसका जो स्टेटमेंट था वो यही था, पाइथागोरस भाई साहब ये बोलते हैं कि मेरी प्रमेय जो मैं कुछ शब्द निकाल रहा हूं ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हो, अदरवाइज आप किसी त्रिभुज में इसको यूज नहीं कर सकते हो। अब इसके स्टेटमेंट क्या थे, स्टेटमेंट ये थे कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं, यहां पर एक भुजा तो ये दे रखी है, दूसरी भुजा ये दे रखी है, मतलब ए बी और दूसरी भुजा यहां पर है बी सी, इनके वर्गों का योग बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई मार्केट में संख्या घूम रही हो जो इसी कंडीशन का यूज कर सकती है तो आप उस संख्या को यहां पर डाल सकते हो। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो इस कंडीशन का पालन करती है, ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं होती है जिनको आप इस कंडीशन से सेटिस्फाइड करा सकते हो, लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस किस संख्याओं को ज्यादा पूछता है। आज तक के एग्जाम में जहां पर भी समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना हुआ है वहां पर 99% मैं ऐसी संख्याएं लिखा रहा हूं उन्हीं का बार बार यूज करता है। अगर वो संख्याएं आप जबान पे याद कर लोगे तो एग्जाम में आपको उस डायग्राम को पहचानने में मिस्टेक कभी नहीं होगी कि कौन सा त्रिभुज है। उन संख्याओं को देखकर आप अंदाज लगा सकते हो कि त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, ऐसी प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जो ऐसी कंडीशन का पालन करती है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो ए बी का मतलब लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, लेकिन ये कुछ ज्यादा फंडा आपके काम नहीं आएगा। आगे मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए केवल मेन पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम्स लिखाने जा रहा हूँ, ऐसी संख्या मैं यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। अगर आप लोग इसको याद रखोगे तो आगे शंकु वाले चैप्टर के अंदर शंकु वाले जो पॉइंट आएगा उसके अंदर आप ये पहचान सकोगे कि यार ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है। ठीक है, जैसे एक कदम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके अंदर एक पॉइंट और काम आएगा, वो पॉइंट है इसका परिमाप। जो समकोण त्रिभुज होता है इसको मैंने क्या कहा था, ये लंब है। अगर आप इसके परिमाप की बात करना चाहते हो तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। एक इसका अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा इसका क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन कई बार मैंने जब ऑफलाइन क्लासेज लेता हूं तो मैं कई बार ऐसे मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो पहचान नहीं पाते। मैं ऐसा देखता हूं उनको कि यार बच्चे ये पहचान नहीं पाता है कि सर ऊंचाई कौन सी ले आधार कौन सा ले। उस केस में अगर आपको टाइम बचाना हो तो मैंने कहा था कि ये भुजा सबसे बड़ी होती है, इसके अलावा दोनों भुजाएं छोटी होती है। आप कुछ भी नहीं करोगे, जो छोटी संख्या दिख रही है उनको मल्टीप्लाई करके 2 का भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये होती है परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब मैं आप लोगों को वो संख्याएं लिखा रहा हूं समकोण त्रिभुज की जिनको अगर आप लोग याद रख सको क्या, याद तो करना ही है। अगर उनको याद कर लोगे तो आप लोगों को कुछ चीजें फायदा मिल जाएगी। देखो, एक तो इसके अंदर आता है लंब समकोण त्रिभुज के अंदर,
तो सबसे पहले तो आप लोग एक नोट डाल के लिखो, अगर आप कोई कॉपी बना रहे हो तो उसमें नोट डाल के लिखो कि एग्जाम में आने वाली कुछ समकोण त्रिभुज की प्रचलित भुजाएं जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं वो है, पहला तो इसमें लंब, दूसरा आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा एक आधार, और तीसरा जो पॉइंट आएगा वो है इसमें कर्ण, और फिर आएगा इसका परिमाप, और फिर आएगा उसका क्षेत्रफल, ये आएगा इसका एरिया। यहाँ पे कुछ संख्या मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, ऐसा ही मैंने आपको बताया था। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, इसको ए और इसको एल, और वो सबसे बड़ी भुजा थी। ठीक है, ये मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ी है, ये आएगी आपके सबसे बड़ी भुजा, जो साइड है ये सबसे बड़ी भुजा है एक्चुअली। और एक मैंने बताई थी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, एल का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर, यही उसकी परिभाषा थी। ठीक है, अब अधिकांश तो जो एग्जामिनर है, जहां जहां समकोण त्रिभुज बनता है किसी भी डायग्राम के अंदर, तो मैं यहाँ जो भुजाएं डालने जा रहा हूँ वही संख्या एग्जाम में ज्यादा पूछ देता है। वो एक तो 3, 4 और 5 ये जोड़े होते हैं जिनको आपको याद रखना है, और जोड़ों को अगर आप याद रखोगे तो उससे बहुत फायदा मिलेगा, और जोड़े तो याद रखने लायक ही होते हैं। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो बहुत आगे तक काम आते हैं, ये जोड़े हैं जो आपके हमेशा काम आते रहेंगे। 3, 4, 5 मतलब अगर समकोण त्रिभुज का लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना आएगा 5। कई बार वो क्या करता है, लंब 3 डालता है, कर्ण 5 डालता है, इसको गायब करता है। जोड़ा याद है तो मालूम चल जाएगा कि 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, बचा कौन 4। या फिर हम इस फॉर्मूले के बेस पर भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े हो चुके हो कि ये बच्चों का खेल है, इसको हम याद रखेंगे तो फायदा मिलेगा। पहले मैं देख तो लूँ कि ये इस कंडीशन का पालन कर भी रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये 3 है, ये 4 है, इसको मैं 3 मानता हूं, इसको मैं 4 और इसको 5, क्या ये संख्या है ऐसी है जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। 3 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूंगा तो 9 आएगा, 4 का करूंगा तो 16 आएगा, और 9 और 16 कितना होता है 25, जो 5 के स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स मेरी पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो गई है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। एक भुजा होती है 6, 8, 10 जो एग्जामिनर ज्यादा यूज करता है। एक होती है 5, 12, 13, एक होती है 7, 24, 25, एक होती है 8, 15 और 17। ये आपको याद रखना है, इनको अक्सर एग्जाम में देखा गया है। अगर मैं परिमाप की बात करना चाहता हूं, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 3, 4 और 5 है। इसका मैं अगर परिमाप की बात करना चाहता हूं तो मुझे पता है कि समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है उसके तीनों भुजाओं का योग। जैसे ही मैं इनका योग करूंगा तो मेरे पास 5, 4, 9, 9 और 3, 12, ये इसका परिमाप आ गया। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो क्षेत्रफल होता है छोटी भुजाओं का मल्टीपल का आधा, 4 3 12, 12 का आधा 6, ये इसका हो गया एरिया। एक मेरे पास समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 6, 8, 10 है। अगर मैं इसका परिमाप की बात करना चाहता हूं तो 24 आएगा, और इसका क्षेत्रफल भी 24 ही मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज है 5, 12, 13 वाला, जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। अगर मैं इसका परिमाप की बात करना चाहूँ तो 30 आएगा, और इसका क्षेत्रफल भी 30 आएगा। बाकी का मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तीनों संख्याएं ऐसी है जो मेरे लिए बहुत काम की है। एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जब एग्जामिनर ने दिया था तो उसकी लैंग्वेज ये थी, ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा जिसकी भुजाएं लगातार आने वाली संख्याओं के रूप में हैं। तो उसका क्षेत्रफल आएगा आपके पास 6। ठीक है, कितना आएगा 6। कैसे, यही ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं लगातार संख्या के रूप में आती है। दूसरी बात, लगातार तो बहुत सारी संख्याएं आती है,
लेकिन इनमें क्या खास बात है, क्योंकि ये वो संख्याएं हैं दुनिया के अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन भी करती हैं और साथ में लगातार भी आती है। दूसरी संख्या, अभी आरपीएससी क्या, ये अधीनस्थ जो बोर्ड है इसने अभी एलडीसी के एग्जाम लिया था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं पता कौन सेट में आया था लेकिन मैंने देखा था। क्वेश्चन ये आया था, एक ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं लगातार सम संख्याओं के रूप में आती है। तो सम संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये 6, 8, 10 ऐसी सम संख्याएं हैं, लगातार भी आ रही हैं, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, जो पाइथागोरस की कंडीशन का पालन भी करती हैं, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा है। कौन सी क्षेत्रफल आएगा उसका 24 और परिमाप भी 24। एक क्वेश्चन आया था, ऐसे समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप 30, क्षेत्रफल 30, सबसे छोटी भुजा 5, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ कितनी आएगी? 13। ये अगर आप जोड़े याद कर लोगे तो एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा आपको। वहाँ डायग्राम बन के आएगा डायरेक्ट, वहाँ पर एक भुजा 13 दी जाएगी, एक 12। आप उन दोनों को देख के दिमाग में बिठा सकते हो कि जोड़ा 5, 12, 13 का है, तो दूसरा कौन सा आएगा? 5। आप लोगों का इसी में काम हो जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को लोड लेना नहीं है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बता दिया सो दैट ऐसा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगला जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, सर्किल के बारे में। सर्किल के कुछ फंडामेंटल आपके उसमें काम आएंगे, किसके अंदर? स्फीयर के अंदर, गोले के अंदर, वहाँ सर्किल का कुछ फंडामेंटल काम आने वाला है। हम लोगों ने अभी तक आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, इनकी केवल सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा, आज मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया जिसका मेरे काम आएगा। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्त के बारे में, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्त के बाद मैं आपको कराऊंगा वर्त वाला चैप्टर में, अब जो फंडामेंटल चलेंगे बहुत अच्छे वाले चलेंगे, ठीक है। अगला जो अपना वीडियो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। बस एक आपको काम करना है, थोड़ा भलाई का काम है, वो ये काम है कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि आप जैसे कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में फीस अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए हैं, वो कोचिंग कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा तो हमारे को नुकसान नहीं होगा। तो ये एक भलाई का काम है जो हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। किसी को दान तो कुछ कर नहीं रहे, जब हाथ में मोबाइल है तो शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हो कि यार मैं इससे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को अच्छा बेनिफिट हो रहा है, आप भी पढ़िए। दूसरी, इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता जाए कि वास्तव में इस वीडियो बनाने से मुझे कुछ बच्चों को मैं कुछ दे पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।